हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट सेट नंबर 21 को सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे आगामी रेलवे और एसएससी के साथ साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब के लिए ये जो सेशन है आज का वो महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। और देखिए, डेली बेसिस पे जो है एक प्रैक्टिस सेट जो है रीजनिंग का आपको कराया जाता है, ताकि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। ओके, चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसा दूसरा शब्द जो है वो पहले शब्द से संबंधित है। ओके, चलिए देखते हैं। हाथ और अंगूठा, जिस प्रकार हाथ और अंगूठा संबंधित है उसी तरह हमें पेन का जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो देखिए, हाथ का हिस्सा ही होता है अंगूठा ना, जो अंगूठा है वो हाथ का हिस्सा होता है, उसी प्रकार पेन का हिस्सा इसमें से क्या होगा। तो पेन का हिस्सा हमारा देखो, आप उंगली तो होगा नहीं क्योंकि तो हाथ का हिस्सा हो जाएगा, होल्डर होगा नहीं, कागज होगा नहीं, तो बचा हमारे क्या, निब। निब जो होता है, पेन की जो निब होती है ना, वो पेन का हिस्सा होता है। तो पेन के साथ क्या यहाँ पे सूट कर रहा है, तो पेन के साथ यहाँ पे सूटेबल हो जाएगा निब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है हमसे कि एक निश्चित कूट भाषा में पेंट को 70, पॉलिश को 89 लिखा जाता है, तो उसी कूट में क्लीन को हम कैसे लिखते हैं। पहले हम समझते हैं कि पेंट को उसने 70 लिखा कैसे है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप एक चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए कि देखो, अब पेंट से 70 बनाया है, यानी कि कहीं ना कहीं वो अल्फ़ाबेट के जो नंबर से उनके साथ खेला होगा, तभी तो हुआ होगा ना। तो अगर हम अल्फ़ाबेट को उनके नंबर्स के अनुसार अगर ऐड कर एक बार चेक कर ले, तो देखिए, अगर पी की हम बात करें तो पी का जो अल्फ़ाबेट में नंबर होता है वो होता है 16, ए का तो पता ही है 1, अगर आई की आप बात कर लो तो आई का हो जाता है हमारा 9, एन की बात करो तो एन का होता है 14, और टी की बात करो तो टी का 20। ऐसे T20 हम लोग जानते हैं ना, तो टी का 20 होता है। अगर हम टोटल को ऐड कर ले दोस्तों, तो आप ये ऐड करो, 16 और 14 हो गया हमारा कितना, 30 और 20 50, 50 और 10 60, ये हमारा 60 हो रहा है। जबकि यहाँ पे कितना हमारा है, यहाँ पे दिया हुआ है पेंट का 70, यानी कि यहाँ पे जो है अलग से +10 को ऐड किया है, तो हमारा कितना टोटल बन गया, तो हमारा टोटल बना कितना 70 बन गया। ये हमें समझ में आया कि यहाँ पे 10 को जो है वो अलग से ऐड किया है। ओके, चलिए जो हमारा पहले वाला है ये तो कंफर्म हो गया। अगर हम पुलिस को, जो पुलिस दिया हुआ है, अगर हम इसे भी एक बार चेक कर लें तो आप देखो, POLIS और H, अगर पुलिस की बात करते हो तो P का कितना होता है, अभी हमने देखा 16 होता है। O की अगर आप बात करो तो O का, हाँ, O का 15 हो जाएगा। L की बात करो तो L का होता है हमारा 12। I की बात करो तो I का भी हमने देखा होता है 9। S की बात करो तो S का, हाँ, S का 19, और H की बात करो तो H का हो जाता है 8। ओके, यानी कि इतना हुआ। ठीक है, अगर आप इसे ऐड करते हैं तो दोस्तों देखिए, 16 और 15 31, 31 यहाँ से हो गया, और 12 8 20 यानी 51, 51 और 21 आप ऐड करो, 51 और 21 ऐड करो तो कितना हो गया, 79 हो गया यहाँ से। ठीक है, ओके, नहीं 51 और 28 है, सॉरी 51 और 28 आप ऐड करो तो कितना हो गया, 79 हो गया, 79 हुआ। और जबकि हमें यहाँ पे लाना कितना है, 18 लाना है, तो हमने क्या अभी देखा कि हमने 10 को ऐड किया, तो क्या आ जाएगा हमारा 89। समझ में पैटर्न आ चुका होगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। जब समझ में आ गया तो चलिए यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं एक बार। देखिए कैसे हुआ ये, देखो आप, क्लीन है, सॉरी क्लीन, CLEAN, क्लीन की बात करो तो C का 3rd नंबर होता है। L की बात करो तो L हमारा 12 नंबर पे होता है, E हमारा 5 नंबर पे होता है, A हमारा पहले नंबर पे होता है, और N हमारा 14 नंबर पे होता है। इसे ऐड करो आप, 14 और एक 15, 5 20, 20 और 15, 20 और 15 हो जाएगा हमारा 35, 20 और 15 35 हो गया।
और जब 35 हो गया तो हमें 10 ऐड भी तो करना है अलग से। हमने 10 ऐड कर दिया तो टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 45। अगर यहाँ पे 45 है तो आप टिक करो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया होगा? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरीके से एक समान है और एक शब्द जो है इसमें असंगत है। हमें उसी असंगत का जो है असंगत शब्द का पता लगाना है। करघा, हल ट्रैक्टर, ट्रैक्टर और सीड ड्रिल। एक बात आप देखो यहाँ पे, करघा किस लिए यूज होता है? करघा जो है कपड़े बनाने में यूज होने वाला मशीन है। हल ट्रैक्टर ये खेतों से संबंधित है। ट्रैक्टर ये भी खेती में यूज होता है। और सीड ड्रिल जो है ये बुआई के लिए यूज होता है, ये बीज को बोने के लिए यूज होता है। यानी कि हमारे पास जो ट्रैक्टर है, हल ट्रैक्टर है और सीड ड्रिल है, ये तीनों जो है वो खेती के कार्यों में यूज होता है। ये तीनों जो है हमारा खेती के कार्यों में यूज होता है। जबकि हमारा जो पहला एक करघा जो है वो कहाँ पे यूज होता है? तो जो करघा है ना वो हमारा कपड़े से संबंधित है, कपड़े के कारखानों से संबंधित है। तो करघा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों से ये भिन्न है, अलग है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है, यानी कि किसका क्वेश्चन है? तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। 0, 2, 6, 12, 20 और हमारा जो पता करना है वो है। ठीक है, अगर देखिए मैंने आपसे पहले बताया कि अगर संख्याएं जो है ना वो पास पास होती है ना तो हम उनका पहले एक बार डिफरेंस निकाल कर चेक करते हैं। ठीक है, तो 0 और 2 यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा है? +2 का। 2 और 6 यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा है? +4 का। 6 और 12 में देखें तो डिफरेंस कितने का हो रहा है? +6 का। और 12 और 20 में आप देखो तो डिफरेंस हो रहा है +8 का। तो आप यहाँ पे समझिए +2, +4, +6, +8 यानी कि जो संख्या है ये 2-2 से बढ़ रही है जी, बिल्कुल 2-2 से बढ़ रही है। तो फिर 2-2 से बढ़ रही है तो 8 के बाद कितना हो जाएगा? 8 के बाद यहाँ पे +2 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा +10 यानी कि यहाँ पे 20 में 10 जोड़ दो आप तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 30 आ जाएगा। कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि यहाँ भी हमें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो जो संख्याएं दी हुई है आप 4, 9, 8 यानी कि 4, 9 और 8 का यूज करके हमें कितना बनाना है? सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं है, मैं ऐसे हो गया। तो 4, 9 और 8 का यूज करके हमें कितना बनाना है? 44 बनाना है। अगर आप इसे ऐड भी करो एक बार आप चेक कर सकते हैं। 8 और 4 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21। यानी कि एडिशन से तो यहाँ पे काम बनने वाला है नहीं। ठीक है, एडिशन से नहीं बनेगा। तो सीधी सी बात है, जब एडिशन से ना बने तो सब्ट्रैक्शन से तो बनेगा नहीं। तो इसका एक बार हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर इन दो संख्याओं का हम मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना होता है? 4 9 36। ठीक है, 4 × 9 हमने किया तो कितना हुआ? ये हुआ 36 हुआ। और जो 8 है तो एक बात समझो 36 है और इसमें 8 अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? हो जाता है ना जी 44। यानी कि ऊपर की दो संख्याओं को हमने मल्टीप्लाई किया और तीसरी संख्या में ऐड कर दिया तो जो ये हमारी संख्या है संख्या आ गई। चलिए तो एक ये जो पैटर्न है एक समझ में आया, दूसरे पे भी चेक कर लेते हैं। 7 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है? 3 × 7 हमने किया और +6 करके देख लें तो 7 या 21 और +6 कितना हुआ? तो ये हमारा हो गया 27। यानी कि जो ये पैटर्न है ना ये बिल्कुल ही करेक्ट है और ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं जमोही पैटर्न। तो 8 × 2 और +4 करके आप देख लो तो 8 दूना 16 और 4 कितना हुआ? 20 हुआ जी, 20 हुआ। तो जब 20 हुआ तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ऑप्शन की बात करो आप तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये डायरेक्शन का है। ओके ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है और वो 10 मीटर चलता है। मार्टिन है, ठीक है, ये मार्टिन है। मार्टिन जो है अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया, ठीक है, पूर्व की तरफ चलना शुरू किया और 10 मीटर चलता है। ये 10 मीटर चलता है, ठीक है। वो फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। बाएं मुड़ता है, ठीक है, बाएं यहाँ से मुड़ा वो और कितना चला है, 12 मीटर चलता है, ठीक है। वो फिर दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। अच्छा, फिर दाएं मुड़ा, चलिए, और कितना चला, 3 मीटर चलता है। वो फिर बाएं मुड़ता है और 1 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ा और वो 1 मीटर चला। वो पुनः बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़ा, अच्छा ऐसे हुआ, और ये 5 मीटर चलता है। ओके, अच्छा पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा में चल रहा है। अच्छा सिंपल सा है, जब ऐसे डायरेक्शन है तो सीधी सी बात है, जब ऐसे चला था तो पूरब की तरफ, जब ऐसे चलेगा तो पश्चिम की तरफ, यानी कि वो किस दिशा में चल रहा है, तो ये पश्चिम दिशा में चल रहा है। कौन सी दिशा में, तो ये पश्चिम दिशा में चल रहा है। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर से यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। इजी सा क्वेश्चन है आप। और एक बात आप याद रखो, जो ये लेवल है ना, ये जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ये सेम रहेगा। आप चाहे एसएससी जीडी देख लो या रेलवे के जो भी एग्ज़ाम लगेंगे वो आप चेक कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा ब्लड रिलेशन से। आइए सॉल्व करते हैं। समझिए, कह रहा है कि जमन और समन भाई हैं। अच्छा जी, जो जमन है, जमन और समन, जमन और समन कौन है, तो जमन और समन जो हैं ये दोनों भाई हैं जिनका एकल अभिभावक सोशियो है। अच्छा, थोड़ा सा और पीछे करो क्योंकि अभिभावक जाएगा, ये अभिभावक के साथ है। ये हो गया हमारा जमन और ये हो गया हमारा, कौन से हो गए ये, समन। जमन और समन ये दोनों भाई हैं। हाँ, जमन और समन भाई हैं, ठीक है, ये प्लस चार्ज हो गया इन पे। जिनका एकल अभिभावक सोशियो है। अच्छा, इनके अभिभावक कौन हैं, तो इनके अभिभावक की बात करें तो कौन है, सोशियो इनके अभिभावक है। अब कह रहा है कि सोशियो जो है वो दमन का भाई है। सोशियो जो है वो किसका भाई है, तो सोशियो दमन का भाई है, ठीक है। सोशियो किसका भाई हो गया, तो सोशियो हो गया दमन का। सोशियो जो है वो दमन का भाई हो गया, जिसकी माँ का इकलौता भाई शेर है। अच्छा, सोशियो दमन का भाई है और इसकी माँ है। अच्छा, इनकी माँ हो गई और इनकी माँ का इकलौता भाई हो गया कौन हो गया, शेर, ठीक है जी। इनकी माता जी हैं और इनकी माँ का इकलौता भाई कौन हो गया, इकलौता भाई हो गया शेर, ठीक है। देखिए एक बात याद रखो, जो ये वाला साइन लगा रहा हूँ मैं, एक सिंगल सा, ये भाई के लिए और बहन के लिए, और जो ये वाला लग रहा है ना ऐसे तीर करके, ये पेरेंट्स के लिए, ठीक है। अब कंफ्यूज ना होइएगा। जिसकी माँ का इकलौता भाई शेर है, ठीक है। दमन जो है वो जमन की बुआ है। दमन जो है वो जमन की बुआ है। दमन जो है वो किसकी बुआ है, तो दमन जो है वो जमन की बुआ है। अच्छा, ये फीमेल हो गए, ठीक है। दमन जो है कहाँ गया, दमन जमन की बुआ है। शेर का केवल एक भांजा और एक भांजी है। अच्छा, शेर का केवल एक भांजा और एक भांजी हैं। तो देखो आप, ये शेर है और ये सोशी और दमन, सोशियो और दमन जो हैं, सोशियो और दमन की माँ कौन है, ये माँ है और ये माँ का भाई है। तो शेर और शेर का भांजा और भांजी कौन हो गए, तो शेर के भांजा और भांजी जो है वो सोशी जो है
सोशियो भांजा हो गया और जो दमन जो है भांजी हो गई। तो सोशियो क्या हो गया, अब देखो जो सोशियो हो गया इजी है भाई, सोशियो जो है ये भांजा हो गया, सोशियो भांजा हो गया, जो दमन है वो भांजी हो गई ना, ये भांजी हो गई। ठीक है, क्योंकि ये माँ है सोशी और दमन की, और माँ का भाई जब मामा हुआ तो मामा के लिए जो उसकी बहन है उसके बच्चे भांजा और भांजी होंगे। तो हमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि शेर के भांजे का नाम क्या है। तो शेर के भांजा का नाम देख लो, सोशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एल का अर्थ प्लस एम का अर्थ माइनस एन का अर्थ गुणा पी का अर्थ भागा है तो इस संख्या को हमें सॉल्व करना है और पता करना है कि कितना आएगा। चलिए करते हैं। 28 एन का अर्थ क्या है, एन का अर्थ है गुणा 5। अच्छा जी, एल का अर्थ है प्लस 50। ओके, पी का अर्थ है भागा 5, एम का अर्थ क्या है -4। सॉल्व कर दीजिए, है ना, सॉल्व कर देते हैं। आप इसको काट दो, ये 10 बार में कट गया, और हमें 28 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 140 हो जाएगा। ये 140, यहाँ से हमारा कितना बचा 10, और यहाँ से -4 तो 28 × 5 हाँ ठीक है। तो 150 में से 4 माइनस कर दो ना, 150 में से 4 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 146। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बिल्कुल ईजी सा है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हमें समय बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करना है, सिर्फ सॉल्व करके और टिक करके निकल जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए करें कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो महिलाओं, बच्चों और शिक्षकों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। एक बात समझिए, महिलाएं, बच्चे और शिक्षक, इनकी अगर कड़ियाँ जोड़ो तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महिलाएं, बच्चे और शिक्षक, तो ये वाला जो डायग्राम बनेगा ना हमारा, वो इसका राइट आंसर होगा। तो अगर बात करो अब तो कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया, इसको आप न पढ़ो, यहाँ फुटबॉल दिया हुआ है, ये क्रिकेट का हिस्सा है और ये बास्केटबॉल का हिस्सा है। पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं। तो फुटबॉल और बास्केटबॉल कौन खेलता है, ये आप देखो, ये फुटबॉल का हिस्सा है जो मैं नीले से कर रहा हूँ। देखिए ये पूरा हिस्सा फुटबॉल का है, और ये जो है हिस्सा है जो मैं हरे से कर रहा हूँ ये बास्केटबॉल का है। ठीक है। तो अब देखो कि फुटबॉल और बास्केटबॉल का हिस्से में कॉमन कौन सा आ रहा है। सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल में कॉमन आना चाहिए। इस वाले में नहीं, रेड वाला जो है ये हमें नहीं लेना है क्योंकि ये क्रिकेट का है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि फुटबॉल और बास्केटबॉल में कॉमन कौन सा है। तो अब देखो, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल में सिर्फ कॉमन कौन सा है, ये जो बी दिख रहा है हमें, ये वाला हिस्सा बी ही ना कॉमन है जी, फुटबॉल में भी और बास्केटबॉल में भी। तो ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है, बी वाला। ठीक है, जो कॉमन है फुटबॉल में भी और बास्केटबॉल में भी, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं उनको हमें चयन करना है। तो क्षेत्र बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि DEFGHI और J में से प्रत्येक फुटबॉल मैच सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन खेले जाते हैं। अच्छा, सोमवार से शुरू होकर रविवार तक। ठीक है, सोमवार से तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। चलिए अब हमें इसे सॉल्व करना है। करा है कि हाँ सप्ताह के रविवार दिन अलग अलग दिन खेलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ई का मैच जो है वो आई के मैच के
ई का जो मैच होगा, ई का, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आपको आसानी रहेगी इसे समझने में, क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा ना कि इसे सॉल्व कैसे करना है। देखिए कह रहा है कि ई का मैच जो है आई के मैच के, जो ई का मैच होगा वो आई के मैच के ठीक बाद वाले दिन होना है, यानी आई के नीचे होगा ई का जो मैच कर रहा है वो आई के मैच के ठीक बाद वाले दिन है। ओके ठीक है, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। करे कि जी का मैच जो है, जो जी का मैच होगा एच के मैच के ठीक बाद है, एच के मैच के ठीक बाद है, हमें ये भी एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, और देखिए कह रहा है कि ई का मैच जे का जो मैच है ई के बैच के ठीक बाद है। ठीक है, जो जे का मैच है ना ई के मैच के ठीक बाद है, तो ई के मैच के ठीक बाद किसका मैच है, तो जे का मैच है, यानी कि ये हमें एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। अच्छा जी ठीक है, लेकिन रविवार को नहीं है, यानी कि जे जो होगा ना, जे है वो संडे को ना खेलेगा, यहाँ पे एक जो है हमें कंडीशन दिया हुआ है, लेकिन रविवार को नहीं। डी का मैच जो है बुधवार को है। चलिए तो डी के आ गया हमें कंफर्म पोजीशन, तो जो डी का मैच है वो कब है, बुधवार को है, तो बुधवार को डी का मैच हो गया वेडनेसडे। अब देखिए हम आई ई जे को एक साथ बैठा सकते हैं, लेकिन एक साथ बैठाएंगे, लेकिन जे संडे को नहीं होना चाहिए, ऊपर तो बैठेगा नहीं दोनों स्थान पे, क्योंकि 3 चाहिए। अगर यहाँ पे आप लो 1 2 3, तो आई ई जे बैठ तो सकता है, लेकिन जे संडे नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ ले सकते हैं आई ई और जे, ये हो गया। अच्छा, ये वाला कंडीशन हमने रख दिया। अब कह रहा है एच और जी एक साथ बैठाने हैं, तो यहाँ पे तो है नहीं, बचे 2 यहाँ पे, तो एच और जी हमने एक साथ बैठा दिया। अब बचा कौन सा है, तो एफ बचा है हमारा, ये यहाँ पे हो गया, क्वेश्चन बन गया। अब देख लो आप, करें कि इनमें से किसका मैच रविवार को है, भाई रविवार को एफ का मैच है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो जो कंफर्म पोजीशन है पहले हम उसको ढूंढते हैं। तो यहाँ पे डी का मैच बुधवार को है, एक कंफर्म पोजीशन था, तो हमने इसको यहाँ पे रख दिया। उसके बाद हमें उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, हमें एक साथ अलग अलग उसे रख लेते हैं। तो 3 इन्फॉर्मेशन थी, हमने तीनों को रखा और सूटेबल जहाँ जहाँ लगा वहाँ पे हमने उसे पुट कर दिया। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा सिलोक्स का क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं इसे। कह रहा है कि सभी लड़के जितने भी बॉयज हैं वो लड़कियां हैं। अच्छा, जितने भी बॉयज हैं वो गर्ल्स हैं। ठीक है, सभी नर्तक जो हैं लड़के हैं। अच्छा, सभी नर्तक जो हैं वो लड़के हैं। ठीक है, कोई भी लड़की जो है वो गायक नहीं है, यानी कि कोई भी जो ये गर्ल है ना, ये कोई भी जो गर्ल है, कोई भी गर्ल वो क्या नहीं है, वो सिंगर नहीं है। ठीक है, चलिए डायग्राम हमारा बनके तैयार है। चलिए देखते हैं हम निष्कर्ष। कुछ लड़के गायक हैं, कुछ लड़के जो हैं वो क्या हैं, वो गायक हैं। नहीं भाई, जब एक देखो, जब ये क्या है, कुछ लड़के, जब गर्ल्स का हिस्सा ही सिंगर के साथ नहीं जाएगा, जब ये बाहरी आवरण जो है वही जब सिंगर के साथ नहीं जाएगा, तो अंदर वाला सिंगर के साथ कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि बॉय जो है यहाँ पे है, तो ये कैसे जाएगा, ये तो गलत है। ठीक है, कह रहे हैं कि कोई भी गायक नर्तक नहीं है, कोई भी गायक, कोई भी जो गायक है वो क्या नहीं है, नर्तक नहीं है। क्यों नहीं है जी, कुछ यहाँ पे कोई भी गायक कह रहा है नर्तक नहीं है, कुछ गायक जो हैं यहाँ पे देख कर रहे हैं कि कोई भी गायक, ये कोई भी गायक जो है वो नर्तक नहीं है, कोई भी गायक नर्तक नहीं है। नर्तक का मतलब ये वाला हिस्सा, कोई भी गायक नर्तक नहीं है। एक बात समझो आप, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि कोई भी गायक नर्तक जो है यहाँ पे नहीं है, नहीं होगा, ये भी गलत है। तो हमारा न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके चल
नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि कथन हमें एक दिया हुआ है कि भारतीय समाज अनेकता में एकता का प्रतीक है। ठीक है, एक कथन है, इसके अनुसार तर्क हमें प्रदान किए गए। देखते हैं, भारतीय समाज में विभिन्न सांस्कृतिक अस्मिताओं के लोग गर्व के साथ रहते हैं। भाई सही बात है, भिन्न भिन्न क्या कहते हैं उसे आप, भिन्न भिन्न यहाँ पे धर्म के लोग हैं, भाषा के लोग हैं, तो कह रहे हैं कि विभिन्न सांस्कृतिक अस्मिताओं के साथ रहते हैं। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब वही दूसरा अगर तर्क देखें तो कह रहा है कि प्रतिभा पलायन भारत में विविधता में एकता का सूचक है। ये तो गलत है। ठीक है, तो इसका अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कह रहा है कि दो कथन का समर्थन नहीं करता जबकि एक कथन का समर्थन करता है, यही सही है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे एक घुमाए हुए घन की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। ओके, हमसे पूछ रहा है कि जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी। ये वाला क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा घुमाया हुआ है। चलिए आप देखो कॉमन क्या है, पहले 5 है, तो 5 है, इसके नीचे 5 ही आएगा क्योंकि ये कॉमन में है। अच्छा, अगर इसके हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो 1 है, इसके क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या है 3 है, यानी इसके विपरीत 3 आएगा। ठीक है, फिर क्लॉकवाइज बढ़े तो 2 है, फिर क्लॉकवाइज बढ़े तो 6 है। ओके, यानी कि 1 के विपरीत तो यहाँ पे 3 बच गया, 2 के विपरीत 6 हो गया। अब है हमारा क्या, ये 5 तो कॉमन था, जब 5 दोनों में कॉमन है तो एक बात आप समझो, तो कह रहे हैं कि निचले फलक में कौन सी संख्या होगी, यानी कि 5 के विपरीत में कौन सी होगी, क्योंकि 5 के विपरीत तो अभी नहीं हुआ ना, 5 दोनों में कॉमन है, तो इसके विपरीत अगर आप देखो 3 होगा नहीं, यहाँ से 6 होगा नहीं, और 2 होगा नहीं, तो बचा क्या 4। तो अब 5 के विपरीत कौन सा होगा, 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। एक ये प्रश्न आकृति दी हुई है और इससे हमें उत्तर आकृतियों को ज्ञात करना है, यानी कि एक जल प्रतिबिंब है, ये ऐसे है, जल प्रतिबिंब है, और कौन सी आकृति सही होगी। अगर जल प्रतिबिंब है तो आप देखो, हम इसे जैसे नीचे जल प्रतिबिंब, जल है उसके ऊपर प्रतिबिंब है, तो जल प्रतिबिंब रखेंगे तो सीधे उल्टा हो जाएगा, इसको आप उलाटो, तो जब आप इसको उलाटोगे तो जो ये वाला एरिया है वो उलटने के बाद कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये वाला जो है, ये जो घंटा है ये नीचे आएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि विकल्प ए ही यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए आप। कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आप देखो, आप इसे पहले अगर त्रिभुज की आप बात कर लो तो देखिए, ये एक त्रिभुज है, ये वाला, ठीक जी, और इस पे एक जब ऐसे डला हुआ है ना, तो 1 और 2, ठीक है, यहाँ से टोटल हमें 3 मिल गए। ठीक है, यहाँ से 3। अच्छा, आप एक ये वाला देखो 4, एक ये वाला देखो 5, एक ये वाला देखो 6, और एक ये वाला देखो 7, यानी कि अभी तक हमें टोटल 7 मिल गए। ठीक है, जब 7 मिले तो अगर 7 मिल गए, एक ये देखो नीचे वाला, ये 8, ये 9 और ये 10, यानी कि टोटल कितने मिल गए, 7 ऊपर से और 3, 1 2 3 नीचे से मिल गए, यानी कि 7 और प्लस 3 टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, यानी कि टोटल कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। एक प्रश्न आकृति हमें दी हुई है और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कौन सी विकल्प आकृति जो है इस प्रश्न आकृति से बन सकती है। किस विकल्प आकृति का यूज करके, कुल मिलाकर यहाँ पे है कि किस विकल्प आकृति का यूज करके जो है हम इस प्रश्न आकृति को बना सकते हैं। तो बताओ ना, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, किस विकल्प आकृति का यूज करेंगे कि प्रश्न आकृति बन जाए। ऑप्शन नंबर डी, सीधी सी बात है, ए पे टिक कीजिए, काम खत्म हो गया।
क्योंकि यही लगेगा ना, और तो ये वाला ये वाला ये वाला इसमें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों का, इसमें इसके साथ तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सीधी सी बात ऐसे है तो यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, इसी को 2 बार यूज करेगा तो प्रश्नाकृति बन जाएगी। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अच्छा एंड हुआ। तो दोस्तों देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि अभी हमारा आरपी पे साई होने वाला है, कांस्टेबल होने वाला है, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होने वाले, फिर उसके बाद एनटीपीसी के एग्ज़ाम होंगे, टेक्नीशियन के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों जो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है ना, उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। ओके तो चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो और लगा हो कि आपको कुछ सीखने को या समझने को मिला है, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके जो भी आपके कमेंट हो और एक लाइक बटन जो है प्रेस कर दीजिएगा। ओके ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।